हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नेम डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस डिमांड एनालिसिस मतलब पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होता है? डिमांड का मतलब जब हम किसी चीज़ की चाह रखते हैं, उसे खरीदने की क्षमता होती है और उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसे हम डिमांड कहते हैं। डिमांड में हमें खरीदने की चाह होगी, हम किसी चीज़ को खरीदने की चाहत रखेंगे, हम उस चीज़ को खरीदने की क्षमता होगी, उसे यूटिलाइज करने की हमारे पास कैपेबिलिटी होगी, तो वो डिमांड कहलाएगी। सपोज करो आपको भूख लगी है, आपके पास खाने की इच्छा है, आप अच्छे खाना खा सकते हो, बट आपके पास उस वक्त पैसे नहीं, तो क्या आप डिमांड कर सकेंगे? सेकेंड क्वेश्चन, आपके पास बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ी खरीदने की चाहत होगी, आप उसे चला भी सकेंगे, बट क्या उस तरह से महंगी और बड़ी कार खरीदने की इच्छा है? आपको महंगी और बड़ी कार चलाने की भी इच्छा है, आप चला सकते हो, लेकिन परचेज करने की हमारे पास क्षमता नहीं है। तो किस तरह से डिमांड क्रिएट होगा? जब इन तीनों में से कोई भी एक पार्ट एब्सेंस रहेगी, तो डिमांड क्रिएट नहीं होगा। नाउ लेट्स सी, डिमांड मीन्स यूटिलिटी प्लस willingness to purchase plus mean to be utilization। अगर इन तीनों में से एक भी चीज अगर आपकी एब्सेंस होगी, तो डिमांड क्रिएट नहीं हो सकता। ये है डिमांड। नेक्स्ट हम आते हैं फैक्टर डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। फैक्टर डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये फैक्टर डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड दो पार्ट में कन्वर्ट होती है। फर्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड, सेकेंड, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब ये इसे किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए? तो फर्स्ट हम जो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम इनके बारे में बता जा रहे हैं। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है वी एनालाइज द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। हम लोग डिमांड एनालाइज करेंगे इंडिविजुअल पर्सन का, तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। मार्केट डिमांड, जहां पर हम डिमांड एनालिसिस करेंगे मोर देन टू इंडिविजुअल पर्सन, वहां पर कहलाएगा मार्केट डिमांड। ये जो डिमांड है, इनकी अपनी अपनी फैक्टर्स डिटर्मिनेशन होती है। इंडिविजुअल डिमांड में क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ ऑन commodities, third, price of the related goods, fourth one, income of the consumer,
इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इस तरह से हमने यहाँ पर 4 देखा कि इंडिविजुअल पर्सन के फैक्टर्स क्या क्या है। नाउ हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं मार्केट के फैक्टर्स क्या क्या होती है। जो फर्स्ट आता है साइज ऑफ द पॉपुलेशन, composition of the population, नेक्स्ट यहाँ पर आएगी नेशनल इनकम या इनकम ऑफ ए नेशन, हम जिस नाम से भी लिखे, इनकम ऑफ ए नेशन। सीजनल, तो ये सब भी फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड को में इफेक्ट लाते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या होता है, जब हम किसी पार्टिकुलर गुड्स के टेस्ट कंज्यूमर को अच्छा लगता है, उसके फेवर में आता है, ठीक है, तो उसकी प्राइस के चेंजेस होने पर हम उस कमोडिटीज़ को परचेज करते हैं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन अब दिखाने जा रहा हूँ बुक के माध्यम से। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिमांड फॉर ए पार्टिकुलर commodity depends on the pattern of the taste and preference of the consumer. If there is a changes in the taste and preference of the consumer in the favor of a commodity, demand will rise at the each price level. Similarly, change the taste against the commodity leads to the falls in demand of each price level. अगर किसी पार्टिकुलर गुड्स का डिमांड डिपेंड करता है कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पर, अगर टेस्ट में चेंजेस आती है, प्रेफरेंस में चेंजेस आती है, फेवर में, तो उसकी प्राइस लेवल बढ़ती है, ठीक है, तो डिमांड में भी बढ़ोतरी होती है। अगर चेंजेस इन टेस्ट अगेंस्ट द कमोडिटी, अगर उनकी जो टेस्ट के अगेंस्ट कमोडिटी रहती है तो प्राइस लेवल में उसकी डिमांड कम होगी। कहने का मतलब है आपके टेस्ट के फेवर के हिसाब से अगर गुड्स है तो प्राइस लेवल जो होगी उस प्राइस पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और अगर चॉइस नहीं मैच करती है, टेस्ट मैच नहीं करती है, तो हम उस गुड्स को परचेस नहीं करते। इसका मतलब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर जाएगी। नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी का मतलब होता है, अगर किसी प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो उस कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स करता है। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करता है तो उस कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगा। अगर उसी कमोडिटी का प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज करने लगेगा उस कमोडिटी का। ये प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी है। आप जस्ट प्रैक्टिकली एज्यूम ही कीजिए, अगर किसी पार्टिकुलर गुड्स को आप परचेज कर रहे हो, उसकी प्राइस 5 रुपये से बढ़कर अगर 8 रुपये हो जाती है, तो आप जिस यूनिट में परचेज कर रहे थे, सपोज कीजिए आप 10 यूनिट्स परचेज कर रहे थे, तो आप क्या उसकी कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे? ऑब्वियसली सी बात है, आप उस 10 यूनिट्स को परचेज ना कर आप उससे कम यूनिट्स परचेज करने लगेंगे।
तो ये क्या देखा गया, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी आप कम परचेस करने लगते हैं, इसका मतलब उसका डिमांड कम होने लगता है। नाउ we are now going to start the complementary goods definition. If you are buying X commodity, you have to buy Y goods also. Just example, tea and milk or sugar. If you want to consume tea, so you have to buy milk or sugar, because you cannot prepare, you cannot cook you cannot cook tea without milk or sugar. So next example, car and fuel. Car and fuel. If you want to drive a car, you have to buy fuel, because without the fuel you cannot drive the car. So price of the fuel increases, then demand of the car will fall, and the price of the fuel decreases, the demand of the car will rises. Similarly, so we can see here the complementary goods have an inverse relation comparison between the price and the demand. The price increases, quantity demanded decreases, and the price decreases, quantity demanded will, price decreases and quantity demanded will increase. The direction of the price and the demand is opposite, that's why it's an inverse relation. Now come to the point, substitute goods. Before starting the substitute goods, now I am going to revise one more time definition of the complementary goods. A goods which is consumed together, like car and the fuel. If you want to drive the car, you have to buy the fuel also. Substitute goods का मतलब क्या होता है, ऐसा गुड्स हम X और Y में चूज करें। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा नहीं था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में था X एंड Y था, मैंने X को भी कंज्यूम करना है तो Y भी कंज्यूम करना पड़ेगा, बट यहाँ पर X को कंज्यूम करोगे तो Y को कंज्यूम नहीं करोगे, अगर Y को कंज्यूम करते हो तो X को कंज्यूम नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई इट्स अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। लाइक एग्जांपल, पेप्सी and Coca-Cola. If you are interested to drink the Pepsi, then you cannot drink the Coca-Cola. It's a substitute goods. Tea and coffee. If you want to drink the tea, you cannot drink the coffee. If you drink the coffee, you cannot drink the tea, because they have a same purpose, same benefit, same utility. So that's why both are substitute. Now explaining according to the demand. If the price of tea will increases, then quantity demanded. I'm writing the quantity demanded in the short form. The quantity demanded will rise, and the price of tea decreases, the quantity demanded of coffee also fall. Here the relation of the price and the quantity demanded of the substitute goods is inverse, not inverse relation, it's a direct relation, because the movement of the price and the direction of the quantity demand, the direction of the price and direction of the quantity demand is same, means the price increasing, quantity demanded increasing, and the price fall, the quantity demanded will fall. So here the direction of the price and quantity demanded is the same, so that's why it's a direct relation, or we can say it's a direct movement. Now next factor, the factor is next, income of the consumer. Income of the consumer. Income of the consumer. Income of the consumer means if the income of the consumer increases, so you will buy more commodity. Quantity demanded of X commodity, you will buy more. Just suppose
your income is 10,000 and now your income will grow to up to 12,000. It's increasing, your income is up to 12,000, but your income is increasing by 2,000 rupees. So from 10,000 to 12,000 your income is increased. From 10,000 to 12,000 your income has been already increased. So you will buy 5 kg of wheat. Before you are buying the 5 kg of wheat, now you will buy 7 kgs. 5 kg से 7 kg में हम परचेस करने लगे, तो हम पहले से ज़्यादा परचेस करने लगे हैं। यह है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, साइज मार्केट डिटर्मिनेशन का, मार्केट फैक्टर्स का। फर्स्ट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। मार्केट फैक्टर्स को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहां लिख देता हूं मैं। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, आप सपोज कीजिए जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन कर सकते हैं हम किस कंट्री का, इंडिया का एक ले लेते हैं और कंपैरिजन करते हैं हम एक छोटे से कंट्री का ले लेते हैं, श्रीलंका। सपोज कीजिए इन दोनों में से कौन ज़्यादा पॉपुलेशन है। ऑब्वियसली इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सो डेली नेसेसरी चीज़ों या भी कोई भी चीज़ ऐसी हुई उसकी डिमांड इंडिया ज़्यादा करेगी, श्रीलंका नहीं कर सकेगी। सेकेंड आता है कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में क्या होगा कि जब किसी कंट्रीज का या किसी एरिया का पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन जैसा होगा उसकी डिमांड उस तरीका की चीज़ों की ज़्यादा होगी। सपोज किसी एरिया में स्कूल ज़्यादा है या कॉलेजेस ज़्यादा है या ऑफिस ज़्यादा है, तो वहाँ पर स्टेशनरी ज़्यादा सेल होगी। अब जिस एरिया में हाउस होल्ड लोग ज़्यादा है वहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी। जहाँ पर, ये तो मैंने बताया वर्क एक्टिविटीज़ के हिसाब से, जहाँ पर आप मैं बता दूँ जेंडर्स के हिसाब से, जहाँ फीमेल्स ज़्यादा होंगी वहाँ पर फीमेल्स आइटम ज़्यादा सेल होंगी, जहाँ बच्चे ज़्यादा होंगे टॉयज़, टॉफीज़ एट्सेट्रा ये सब ज़्यादा सेल होंगे। बूढ़े ज़्यादा होंगे जहाँ पर, वहाँ पर मेडिसिन्स ये सब ज़्यादा सेल की जाएगी। नंबर थर्ड, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, जिस कंट्री की नेशनल इनकम ज़्यादा होगी वो कंट्री ज़्यादा डिमांड करता है। सपोज ये कंट्री एक एक्स है, एक कंट्री वाई है। ये कंट्री साल में 130 करोड़ कमाती है, ये कंट्री साल में 140 करोड़ कमाती है, तो सीधी सी बात है 140 करोड़ कमाने वाली कंट्री ज़्यादा करेगी। ये एक्स कंट्री, ये वाई कंट्री, तो 140 करोड़ कमा रही है तो वो ज़्यादा डिमांड कर सकेगी। नंबर फोर्थ, हम सीजनल और वेदर फोरकास्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं। हम सीजनल के हिसाब से देखते हैं, अगर सपोज कीजिए रेनी सीजन आया है तो क्या चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी? अम्ब्रेला, रेनकोट, इन सब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। अगर समर आया तो हम डिमांड करेंगे आइसक्रीम, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होगा, ये सब की डिमांड ज़्यादा करेंगे। आपका विंटर समय आया तो किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी? वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होगी। गरम गरम चीज़ खाने की डिमांड ज़्यादा करेंगे हम। तो ये है सीज़न के हिसाब से डिमांड क्रिएट होती है। देखिए हमने जो पढ़ा है, हो सकता हो इस बुक में वो पॉइंट्स ना भी मिले, कुछ हमें अलग भी पॉइंट्स मिल सकती है फैक्टर डिटर्मिनेशन का।
तो हम वो भी पढ़ लेंगे, कोई गलत नहीं है, और हमने जो पढ़ा वो भी कोई गलत नहीं है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर हमने पढ़ा था, आप उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, उनकी एक्सप्लेनेशन को भी आप देख सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो पॉज कर वो एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को पॉज कर आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन को। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप देख सकते हैं ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है हमारा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स के एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। नाउ एक्सपेक्टेशन जो हमने नहीं पढ़ा था वहाँ पर हमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस एक्सपेक्टेशन चेंजेस का मतलब क्या है, अगर हम सोचते हैं किसी पार्टिकुलर गुड्स का प्राइसेस इन फ्यूचर बढ़ सकती है तो हम उसकी डिमांड या फिर प्रेजेंट कंजम्पशन हम उसकी बढ़ा देते हैं। वेदर कंडीशन हम आपको बता चुके हैं, जिस तरह से हम क्लाइमेट भी ले सकता हूँ या सीजनल मैंने जो एक्सप्लेन किया वो वही है। जैसा सीजनल वैसा क्लाइमेट और प्रोडक्ट की सेलिंग या डिमांड वैसी ही होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉपुलेशन साइज, जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो कंट्री का डिमांड ज़्यादा होगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जिस कंट्री की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जैसी होगी मतलब पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा वो कंट्री का डिमांड ज़्यादा होगा। जिस कंट्री में रिच पर्सन ज़्यादा होंगे वहाँ पर डिमांड कुछ ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट पॉलिसी, जहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे भी बहुत डिपेंड करती है। जहाँ पर टैक्सेस इम्पोज ज़्यादा होंगी वहाँ पर उन चीज़ों की डिमांड कम होगी, जहाँ पर टैक्सेस इम्पोज कम होगी उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। आते हैं हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है, आप यहाँ पर डिमांड फंक्शन का डेफिनेशन देखिए मार्क किया हुआ है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट डिटर्मिनेंट्स। जो हमने लास्ट डिटर्मिनेशन पढ़ा उस डिटर्मिनेशन के साथ डिमांड का क्या रिलेशन है उसे ही हम फंक्शन बोलते हैं। द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये जो जितने भी फैक्टर्स हम पढ़े थे या हमने जो डिटर्मिनेशन में जो एक्स्ट्रा जो फैक्टर्स लिखे थे हम उनको भी मेंशन कर सकते हैं। इनके एक टर्म्स नाम से लिख देते हैं जिससे उन्हें हम क्लासिफाई कर सके। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आप देखते हैं कि इन फैक्टर्स को हम लोग इस तरह से कोडवर्ड में लिख देते हैं। क्वांटिटी ऑफ डिमांड, कोई कमोडिटी का नाम इंडिकेट किया जा रहा है, जो लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कमोडिटी 1, इसकी डिमांड डिपेंड करती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एम डिनोट किया जाए इनकम ऑफ द कंज्यूमर। पी स्मॉल सी इज प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पी एस प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। पी ऊपर में देखिए ई लिखा हुआ है, इसमें एक्सपेक्टेशन को डिनोट किया जा रहा है, प्राइस ऑफ द एक्सपेक्टेड गुड्स। डब्ल्यू इज द वेदर कंडीशन एंड पॉपुलेशन साइज। आई देखिए नीचे में डी किया हुआ कैपिटल लेटर में, मैंने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी जीपी। इन फैक्टर्स को लिखी गई है। इन फैक्टर्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, मतलब हर एक इंडिपेंडेंट फैक्टर्स के चेंजेस होने से हमारे डिमांड में चेंजेस आएगा, हमारे क्वांटिटीज में चेंजेस आएगा। इन शॉर्ट जब देखिएगा हम जब एक्सप्लेन कर रहे थे प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी तो मैंने टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, जो अदर्स जो फैक्टर्स हैं मैंने उनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं किया। या मैं किसी भी पॉइंट्स को उठाकर देखो कि मैंने जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस या किसी भी अदर पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है तो अदर्स फैक्टर्स नहीं आए, क्योंकि वो फैक्टर्स साइलेंट हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, जिसके कारण क्वांटिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वांटिटी इज डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसे हम द फंक्शन ऑफ डिमांड के रूप में डिनोट कर सकते हैं। जो इस फैक्टर के चेंजेस होने से इस फैक्टर में चेंजेस आती है। आइए हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, अगर प्राइस के चेंजेस होने पर, प्राइस किसकी, किसी कमोडिटीज की, if the price of the any commodity changes then quantity demanded will also change।
That means if the price of the any commodity increases, then quantity demanded of those commodity will get fall and other things remain constant. ये जो other thing remain constant होता है इसको बोलते हैं कैटेलिस पेरिबस। मतलब हम जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ों की कंपैरिजन नहीं की जाएगी। यानी अदर्स फैक्टर्स जो है अदर फैक्टर डिटर्मिनेशन है हम उनके साथ किसी तरह का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी या फिर साइलेंट रहेंगी। आपको हम ये बता दें जब आप लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं दैट मीन्स द अदर थिंग बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ये लिखना कंपलसरी है। देन यू हैव टू राइट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द दोज कमोडिटी विल फॉल एंड द वाइस वर्सा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द एजम्पशन, क्योंकि ये एजम्पशन के बिना ये लॉ ऑफ डिमांड अधूरा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है? ये टेबुलर फॉर्म जो देख रहे हैं ये है शेड्यूल, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड को हम एक टेबल में यूनिट के द्वारा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। ये डिमांड शेड्यूल दो टाइप्स का होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। पहले हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है? डिफरेंट प्राइजेस में डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांड की जाती है ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट और गुड्स ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन। किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का हम डिफरेंट प्राइजेस के हिसाब से किसी पार्टिकुलर गुड्स की डिमांड को हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसे हम कहते हैं डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जिसे हम एनालिसिस करेंगे एक टेबुलर फॉर्म में। सिर्फ एक पार्टिकुलर गुड्स को नहीं, चाहे तो हम उसके पूरे इनकम के हिसाब से भी डिमांड एनालिसिस कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर सिर्फ और एक इंडिविजुअल की ही एनालिसिस करेंगे टेबुलर फॉर्म में। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिविजुअल पहला, दूसरा, ये मार्केट डिमांड कर्व है, जहाँ पर पहले इंडिविजुअल को शेड्यूल के हिसाब से प्रिपेयर किया गया कर्व, दूसरे इंडिविजुअल को डिमांड कर्व प्रिपेयर किया गया, इन दोनों का ऐड कर ये मार्केट डिमांड कर्व का डायग्राम प्रिपेयर किया गया है। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या अंतर है। पहला बात हमें एक याद रखना होगा, इंडिविजुअल डिमांड में हमारा एक फैक्टर का चेंजेस होता है, या मार्केट डिमांड में, सॉरी यहाँ पर देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहाँ पर डिजायर ऑफ द पार्टिकुलर कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल इज रेडी टू परचेज टू डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, यहाँ पर इंडिविजुअल रेडी होगा, पर यहाँ पर पूरी की पूरी मार्केट रेडी होगी परचेज करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इफेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी इंडिविजुअल्स ग्रुप की इफेक्ट होगी इनकम, माने इनकम जहाँ पर इंडिविजुअल ग्रुप के इफेक्ट होने से मार्केट में चेंजेस आएगी। यहाँ पर इंडिविजुअल के टेस्ट, लाइकिंग और डिज़ायर देखी जाएगी, बट यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल में हमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की टेस्ट, लाइकिंग देखनी पड़ेगी। यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट किया जाता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व के थ्रू। यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल को मार्केट डिमांड शेड्यूल मैंने कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। डिमांड की नेक्स्ट टॉपिक जो रेस्ट टॉपिक है, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड कर्व। व्हाई डज द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड कर्व, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, इन सभी टॉपिक एंड द टाइप्स ऑफ द डिमांड, सभी टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में